हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स आज का टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के सेक्शन से। कल हमने जो टॉपिक था वो न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म पे कुछ केसेस थे इंपॉर्टेंट। देखिए, उस आर्टिकल में जो सबसे मुख्य बात थी वो ये थी कि आपको पॉजिटिव निगेटिव कई सारे एग्जाम्पल पता होने चाहिए जो आप अपने आंसर में देंगे। तो आज का टॉपिक है आपका क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये जो आपका राजनीति का अपराधीकरण है, ये विषय काफ़ी ज़्यादा इस समय पूछा जा रहा है परीक्षाओं में। तो इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, सर्वोच्च न्यायालय के कुछ केसेस हैं वो आपको याद रखने हैं, वो इसमें कवर किए गए हैं। ये वीडियो बहुत लंबी नहीं है मित्रों, छोटी सी वीडियो, सिर्फ कोर बातें आपको इसमें बताई गई है जो कम से कम आपको याद होनी चाहिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करिए और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्रिमिनलाइजेशन को समझने का प्रयास करिए कि अपराधीकरण राजनीति का क्या है। तो डिफिनीशन के तौर पे कि क्रिमिनल एंटरिंग पॉलिटिक्स एंड टेकिंग पार्ट इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, कि जो आपके अपराधी हैं ये राजनीति में अपना प्रवेश करवा रहे हैं और मसल पावर के बेस पे कई सारी पार्टियां इनको टिकट दे भी रही हैं। जैसा कि एडीआर की रिपोर्ट में कई बार हमारे सामने आंकड़े आते हैं। जैसे 17वीं अगर आप लोकसभा की बात करेंगे तो 29%, लगभग 233 से ज़्यादा ऐसे सदस्य थे जिनके प्रति आपके अपराधी मामले दर्ज थे। आइए आगे बात करते हैं प्रोविजंस की। तो आर्टिकल 102 का जो 1 और आर्टिकल 191 ये बात करता है डिसक्वालीफाइड एमपी और एमएलएस की सर्टन ग्राउंड पे। और वहीं आपके पीपल एक्ट जो 1951 है, इसके सेक्शन 8 में कहा गया है कि जो कन्विक्टेड पॉलिटिशियन है उसको बैन किया जाना चाहिए। तो ये आप प्रोविज़न याद रखेंगे दोनों। मैंने आपसे कहा था बहुत ही कोर बातें बतानी है, नहीं तो बहुत बड़े लेक्चर दिए जा सकते हैं इन चीज़ों पर, लेकिन सिर्फ बहुत कोर बातें और कोर ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए जब आप अपना आंसर लिख रहे हैं। आइए मित्रों, इसके संदर्भ में थोड़े आंकड़े की बात करते हैं। तो इसके संदर्भ में आंकड़ा ये है कि अगर हम 17वीं लोकसभा की बात करें तो 17वीं लोकसभा में अगर आप देखेंगे तो लगभग आपके 539 सदस्यों में से 233 ऐसे सांसद हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज था। एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 में से 1 सांसद आपका ऐसा है जिसके प्रति आपराधिक रिकॉर्ड हैं और ये टोटल का 29% है। तो ये आंकड़ा आप अपने यहाँ पे कोट कर सकते हैं कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। तो एडीआर रिपोर्ट उसके संदर्भ में क्या आंकड़े देती है। और अगर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर आप देखेंगे तो ये देखा गया है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। उसके बाद आप देखेंगे तमिलनाडु, बिहार, वेस्ट बंगाल। ये आप याद रखिए, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, बिहार। मतलब कई बार हमारे जहन में तमिलनाडु जैसे राज्य नहीं आते, लेकिन ये सेकंड है जहां पर बहुत सारे क्रिमिनल केसेस वाले पॉलिटिशियन भी पार्टी में इंटर हुए हैं। अब देखिए, अब हर चीज़ के पीछे कुछ कारण होते हैं, रीजंस होते हैं और उसका एक इम्पैक्ट होता है। तो आखिर रीजंस क्या है कि भाई ऐसे अपराधियों को राजनीति में प्रवेश दिया जा रहा है, जिसकी बात एडीआर अपनी रिपोर्ट में भी कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो है कि यूज़ ऑफ मनी एंड मसल पावर, क्योंकि बहुत सारे अपराधी बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वगैरह में जुड़े होते हैं। जैसे कि आप कई सारे देखेंगे कि ख़ास तौर पे जो आपके सिंडिकेट क्राइम्स वगैरह से जुड़े हुए बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, उनके पास आपकी मनी और मसल पावर के चलते उन्हें टिकट्स दी जाती है। इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी जो है वो वीक हो रही है, क्योंकि ये गैप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कि भाई आपको बस जीतना है, उसके लिए चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। और इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी वीक हो रही है, लीगल गैप बढ़ रहा है वोटर और इलेक्शन कमीशन के बीच, क्योंकि जनता के पास जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वैसी है नहीं। और बहुत ही दंत रहित, टूथलेस टाइप के लॉज बने हुए हैं। बहुत सटीक इस पे कानून इसको पूरा कर्ब करने के लिए नहीं बनाया गया है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इकोनॉमिक बेस पे देखें तो ब्लैक मनी इलेक्शन में यूज़ की जा रही है। बहुत सारे लूप होल हैं इसके फंक्शनिंग में इलेक्शन कमीशंस के। करप्शन आपका जो है ये बहुत बड़ा एक इशू है। और इसके अलावा पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ द पुलिस, खास तौर पे पुलिस पे पूरी तरह से जो आपका है पॉलिटिकल कंट्रोल लाने के लिए भी ये जो आपके पूरे अपराधी हैं ये राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं ताकि इनके जो अपराध हैं और ज़्यादा बढ़ें और ये अपने धंधे को और भी बढ़ा सकें। और लेक ऑफ एथिक्स भी है, वैल्यूज़ वगैरह की कमी है, क्योंकि विन बाय हुक एंड क्रुक, बस जीतने से मतलब है, ये नहीं कि सामने वाला व्यक्ति कितना बड़ा क्रिमिनल है या फिर वो क्या क्षति पहुंचा सकता है। जो हमारी देश की संविधान व्यवस्था है, पार्लियामेंट के द्वारा जो खास तौर पे नीति और आपके कानूनों का, विधानों का निर्माण किया जाता है, किस लेवल पे उन्हें क्षति पहुंच सकती है, इन सब चीज़ों को दरकिनार करके सिर्फ जीतना ही मतलब जब मकसद हो जाए तो तब इस तरह के अपराधी राजनीति में आते हैं। तो अभी तक जो आपको बताया गया थोड़ा आप ध्यान देंगे, मेरे साथ रिवाइज कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात है, सिंपल सी बात है कि भाई अपराधियों का राजनीति में प्रवेश ही क्या है, आपका राजनीति का अपराधीकरण।
आर्टिकल 102 और 191 आप याद रखेंगे। अब आर्टिकल 1021 एमपी और आर्टिकल 191 आपकी बात करता है एमएलए के संदर्भ में। 1951 का जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसके सेक्शन 8 को आप याद रखेंगे। एडीआर के संदर्भ में आप याद रखेंगे कि भाई टोटल का 29% 233 सांसद ऐसे हैं जिनके प्रति आपराधिक मामले दर्ज हैं और उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार इसमें अग्रणी हैं। और यहाँ पर आप सिंपल से इसके रीज़न है, जैसे कि पॉलिटिकल है कि भाई यूज़ ऑफ मनी है और वोटर के पास बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है नहीं, और कहीं ना कहीं करप्शन और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कंट्रोल करने के लिए पुलिस पर इस तरह के अपराधी भी यहाँ पर आपका राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। अब इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है? देखिए, सबसे बड़ा डोमिनो इफेक्ट यही है कि सारा फोकस है पार्टी का विनिंग पर, सिर्फ जीतना चाहते हैं, और इसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल एलिमेंट्स को शामिल किया जा रहा है, जिसमें कि आपने ये कॉन्सेप्ट सुनी होगी पूर्वांचल की तरफ, बाहुबली वगैरह, दबंग, ये जो है कॉन्सेप्ट, इस तरह के लोगों को राजनीति में लाया जा रहा है, जो कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और आप ये कोर एग्जाम्पल कोट नहीं कर सकते जब तक कि किसी व्यक्ति पर कानून के द्वारा कोई बड़े केसेस में उन्हें सज़ा ना दे दी जाए। अब जैसे वैल्यू इफेक्ट है गुडविल ऑफ पार्लियामेंट, तो कहीं ना कहीं जब अपराधी आएंगे तो पार्लियामेंट की छवि धूमिल होती है। इसमें फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म आएगा, भाई भतीजावाद वगैरह। अभी आपने छत्तीसगढ़ का केस सुना होगा कि भाई उसमें सीएम और उनके रिश्तेदारों के ही बहुत सारे लोगों को पीसीएस अधिकारी बना दिया गया था। टॉप 20 में सारे ही बड़ी नेताओं के बच्चे थे उसमें। सोशल डिसहारमनी है, जो सोशल आपकी डिसहारमनी होगी, और क्राइम, वुमेंस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगेंस्ट बढ़ेगा। प्रमोट होगा क्रिमिनल एटीट्यूड, क्योंकि इन्हें पूजा जाएगा। जब आप एक बड़े स्तर के अपराधी को भी समाज में देखेंगे रुतबे के साथ और बहुत ही प्रतिष्ठा के साथ, तो जो यूथ है वो बहुत जल्दी ललायित और प्रभावित हो जाता है इस तरह के जो पूरा आडंबर होता है। तो ये सारे इम्पैक्ट हो गए जो आप दे सकते हैं। अब देखिए, मेन बात करते हैं कि आखिर गवर्नमेंट ने कौन से मेजर इसके लिए टेक किए हैं। तो गवर्नमेंट के मेजर में देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो आती है आपकी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, वो फैसिलिटेट उसने किया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था जो आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो आपका लाया गया। दूसरा क्या था कि भाई इलेक्शंस ने स्पेशल कोर्ट गठित किए गए। लगभग आपके 12 स्पेशल कोर्ट जो थे 1581 क्रिमिनल केसेस को एमपी एमएलए के खिलाफ इन्होंने देखा था। तो ये आप 2017 का आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला, जब 2017 का जो फाइनेंस बिल लाया गया था इंट्रोड्यूस करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड। तो ये 3 शब्द आप याद रखिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंट्रोड्यूस किया गया और आपका फाइनेंस बिल लाकर इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये प्रेजेंट किया गया, और स्पेशल कोर्ट। ये 3 चीज़ें आप टर्म यहाँ पे याद रखेंगे। इसके अलावा कोर्ट के द्वारा जो किया गया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने क्या स्टेप टेक किए। तो देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पर स्टेप आता है वो आपका आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस आर.एफ. नरीमन, इसने ऑर्डर दिया था कि पॉलिटिकल पार्टीज टू पब्लिश क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफ देयर कैंडिडेट फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा इलेक्शंस। जो आपके आर.एफ. नरीमन में केस में ऑर्डर दिया गया था कि जो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनके जो लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा के कैंडिडेट हैं उनके सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को पब्लिक करेगी। एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 केसेस में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्लिगेटरी कर दिया था कि ऑल कैंडिडेट टू फाइल एन एफिडेविट बिफोर द रिटर्निंग ऑफिसर डिस्क्लोजिंग क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट देम। ये एक एफिडेविट आपका दिया जाएगा रिटर्निंग ऑफिसर को, पूरा डिस्क्लोज करना है कि उनके खिलाफ किस तरह के क्रिमिनल केसेस हैं। रमेश दलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केसेस में क्या था कि आ सिटिंग एमपी और एमएलए शैल आल्सो बी सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन। अगर उस पर रमेश दलाल केसेस में ये था कि अगर 2 साल से ऊपर का आपराधिक मामला कोई किसी के खिलाफ हो जाता है तो वो भैया नहीं लड़ पाएगा इलेक्शंस में। पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में नोटा आपका आया था, नोटा याद रखिए, पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केसेस में। और 2015 में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वगैरह आपके मतलब ये था कि द सुप्रीम कोर्ट हैड डायरेक्टेड द सेंटर टू सेटअप स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बाय इलेक्शन कमीशन। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट आपके सेटअप किए गए थे, जैसा हमने स्टार्टिंग में भी देखा था। कई सारे 12 स्पेशल कोर्ट थे जिन्होंने 1581 केसेस को मतलब आपके सॉल्व किया था। और इलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पर थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन के दिए गए कि इलेक्शन कमीशन ने विजिल ऐप लॉन्च किया था जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन थी जागरूकता बढ़ाने के लिए। और रिजेक्शन ऑफ कन्विक्टेड के संदर्भ में थोड़ा इलेक्शन कमीशन को और भी कई सारी चीज़ें करनी चाहिए। और
ख़ास तौर पे जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करने को लेके यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रोविज़न बनाए जाने चाहिए। अब आगे बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। तो यहाँ पे देखिए, एक तो आप बहुत ही फेमस कोट है, कोटेशन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जिन्होंने कहा था कि इफ़ द पीपल हु आर इलेक्टेड और कैपेबल एंड मैन ऑफ करेक्टर एंड इंटीग्रिटी देन दे वुड बी एबल टू मेक द बेस्ट इवन ऑफ अ डिफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। इफ़ दे आर लेकिंग इन दीज द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट हेल्प द कंट्री। कि भाई अगर आपके इलेक्टेड कैपेबल जो आपके कैंडिडेट हैं, अगर उनके अंदर सत्यनिष्ठा है, ईमानदार वो लोग हैं, तब एक डिफेक्टेड संविधान होने पर भी वो सही से काम करके ले जाएंगे। लेकिन अगर वो बंदे ही डिफेक्टेड हैं, मतलब उनके अंदर सत्यनिष्ठा और कार्य के प्रति ईमानदारी नहीं है, तो संविधान कितना भी ज़्यादा सशक्त हो, वो सही से मतलब आपका ज़मीनी स्तर पे कार्य नहीं कर पाएगा। तो ये आप स्टेटमेंट कोट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि भाई जो वे फॉरवर्ड में आप सजेस्ट कर सकते हैं वो है कर्ब कॉस्ट ऑफ कंपेनिंग। भाई जो आपकी कॉस्ट है कंपेनिंग की, जैसे कि बड़े बड़े स्टार प्रचारक हैं, बहुत बड़ी सभाएं की जाती हैं, तो इस तरह से मतलब ये बात हुई थी। गोस्वामी जो कमेटी है उसने भी ये सजेस्ट किया था, गोस्वामी समिति के द्वारा ये सजेस्ट किया गया था कि भाई पॉलिटिकल फंडिंग होनी चाहिए। मतलब कि ये जो आपका पूरा प्रचार होता है इसकी पॉलिटिकल फंडिंग होनी चाहिए, एक बजट की भाई आप इतना ही खर्च करेंगे और इसे प्रमोट किया जाना चाहिए। तो ये कर्ब कॉस्ट होना चाहिए आपका कंपेनिंग का। डिसक्वालिफिकेशन लॉ कमीशन, तो डिसक्वालिफिकेशन और लॉ कमीशन ने बताया था कि रिकमेंडेशन कि इफ़ वन गेट अ कन्विक्शन ऑन अकाउंट ऑफ फाइलिंग फॉल्स एफिडेविट ई मस्ट बी डिसक्वालीफाइड। अगर कोई गलत एफिडेविट देता है तो वो उसे ज़रूर डिसक्वालीफाई किया जाना चाहिए, अयोग्य साबित करना चाहिए उसे। इलेक्शन कमीशन ने इस पर कई सारे रूल बनाए, खास तौर पे कि पार्टी शुड इंश्योर दैट टिकट शुड बी गिवन ओनली टू दोज हु डू नॉट हैव एनी क्रिमिनल बैकग्राउंड। तो बहुत ही कॉमन सी बातें हैं जो आप यहाँ पे बता सकते हैं। खास तौर पे इतना ज़रूर बताइएगा, यहाँ पे गोस्वामी कमेटी का जो स्टेटमेंट था कि पॉलिटिकल फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शन की, तो कहीं ना कहीं आपकी कंपेनिंग की कॉस्ट को कम करना, और ये जो आपका लॉ कमीशन के द्वारा कहा गया है कि भाई जो आपका एफिडेविट अगर फॉल्स है तो उस बंदे को हटा देना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ने भी इसी बात को यहाँ पे दोहराया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्टेटमेंट के साथ ये टॉपिक आपका फिनिश हो रहा है। बहुत ज़्यादा मित्रों इसको एक्सप्लेन करके बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लिया गया। मेन पॉइंट यही है कि ये पीडीएफ आपको सीधा टेलीग्राम चैनल पे मैं दे सकता हूँ, पर थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करने पे क्या है कि जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं उन्हें थोड़ी सी यहाँ पर सहूलियत हो जाएगी। और मेरा प्रयास रहेगा कि अगले पीडीएफ में जो की पॉइंट हैं आपके, ये साथों साथ आपके हिंदी में भी टाइप हो जाए, जिस तरीके से आप ये पॉइंट देख रहे होंगे सांख्यिकी आंकड़ों वाला। मित्रों, पैरासोल जीएस के टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़िए, और ख़ास तौर पे बीपीएससी 70 बीपीएससी के प्री और यूपी पीसीएस में बहुत बड़ी वैकेंसी के साथ आपके सामने नोटिफिकेशन आने वाला है। तो यूपी पीसीएस और ख़ास तौर पे आरओ के जीएस और जर्नल हिंदी के संदर्भ में मैंने एक यहाँ पे फ्री ग्रुप बनाया है, आप उसके साथ जरूर जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और इसी तरीके से आपका कोई भी डाउट हो आप लोग पैरासोल अवलोकन 456@gmail.com पर मुझे मेल कीजिए। धन्यवाद।